हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू होने से अब तक पूरे इलाके की खबरें मुसलसल पहुंचा रहा है। खबरों का अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें, ताकि आपके जहन में वो क्लैरिटी रहे कि आखिर ये इलाका, ये दुनिया किस तरफ जा रही है। एक कुछ हफ्ते पहले तक ये बात कही जा रही थी और महसूस की जा रही थी कि इसराइल और अमेरिका कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब से सीरिया में सरकार गिरी है बशर अल असद की, जिनको ईरान का एलाई कहा जाता था, उसके बाद ऐसा लगता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कहीं कोई ऐसा नुकसान हुआ है जो शायद जल्दी से पूरा ना हो सके। लेकिन उस इलाके की तारीख यह है कि जो लोग 15 साल से 20 साल से घेरे में है, घेराबंदी में, उन्होंने भी हमास ने कितनी मजबूत लड़ाई की है, हम लोग अच्छी तरह जानते। अब सीरिया के लोग क्या करेंगे? सीरिया में सरकार कैसी बनेगी? क्या दाइश किस्म के लोग ही रहेंगे या कोई मॉडरेट, जो दाढ़ी का साइज छोटा करा करके पैंट पहनाई गई है और टाई लगाई गई है, क्या उससे कोई उसके मानी मॉडरेट होने के होंगे या अमेरिकन और इजरायली एलाई के होंगे? ये सारी चीजें समझना पेचीदा सवालात हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो मुंबई में रहते हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने फिलिस्तीन के कॉज को वक्फ की हुई है। जब से ये जंग शुरू हुई, वहां इस सिलसिले में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इस्तांबुल से लेकर के बैरूत और बैरूत से मॉस्को और कराकास तक, जहां जहां भी कॉन्फ्रेंस हुई, तेहरान वगैरह में, वो मुसलसल उन लोगों के राब्ते में है जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके पास क्या इनपुट है, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, उनके तजुर्बात क्या कहते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सीरिया एक बड़ा नुकसान है, सेटबैक है, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फिर से इस हालत में मजबूत होकर के इजराइल को जवाब दे पाएगी? फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि 20 दिन हो गए बशर अल असद को गए हुए। पहले ही 3-4 दिनों के अंदर इजरायली मीडिया के मुताबिक जो फौजी इंस्टॉलेशन हैं, जो फौजी ताकत है, वो 80% कर दी गई। फौज को डिसबैंड कर दिया गया। 370 किलोमीटर नई जमीन पर कब्जा कर लिया इसराइल ने। और अमेरिका और सऊदी अरब और तुर्की के लोगों ने आकर के उनसे एक तरह से तालमेल बिठा लिया है। आपको कैसा लगता है अब हालात किस तरफ जाएंगे? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होगा? आपके पास अगर कोई ऐसी इनपुट है वहां के इलाके के लोगों से, बताइए क्या कुछ सूरत हाल है। हेलो आप जी जी। बेसिकली ये एक सेटबैक जरूर है, मगर एक लंबी साजिश रही है सीरिया के खिलाफ, जो 1990 से शुरुआत, उसके पहले की भी है, कि सीरिया को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से अलग किया जाए। और जो मतलब ऑफर्स ही किए गए थे 2007 में बशर असद को, 2006 में इसराइल हारी थी हिजबुल्लाह के सामने, कि उनको स्पेशली बुला गया था पेरिस रिपब्लिक डे के लिए। वो चीफ गेस्ट थे और उनको क्लियर ऑप्शन दिया गया था कि आप वेस्टर्न एक्सेस के साथ आ जाइए, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ आ जाइए, सब सैंक्शन हट जाएंगे, मगर ईरान, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन, ये सब आप ये बंद कीजिए। तो तब भी सीरियन सरकार, बशर असद की सरकार मानी नहीं थी और उसी का वो चुका रहे। एक वो बात है। मगर ये एक शॉर्ट टर्म मैं मानता हूँ कि सेटबैक है। सीरिया का इतिहास बहुत पुराना है, 10,000 साल पुरानी उनकी कल्चर है। तो सीरिया ने झेला है इस किस्म के सब आक्रमण, और खास करके जो फोर्सेस है वो तुर्किश और उइगुर और ताजिक और जो भी अलग अलग किस्म के तुर्किक आइडेंटिटी वाले देश के लोग हैं, वो सब जिहादी मर्सनरीज HTS के माध्यम से आज सीरिया में राज कर रहे हैं। और सीरिया में जो डेमोन्स्ट्रेशन दिख रहे, प्रोटेस्ट दिख रहे अलग अलग शहरों में, ये सीरिया फॉर सीरियंस, हम लोग ये बाहर के लोगों का
तो राज सहन नहीं करने वाले। तो एक नई तरीका का कुछ समीकरण अभी सीरिया में चालू हुआ है। एक आध हफ्ता भी नहीं हुआ कि ऑलरेडी प्रोटेस्ट अलग-अलग शहरों में शुरू हो चुका है। दूसरी बात कि ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि जो अमेरिका का खुलेआम आज जो आईसिस के साथ, अल-कायदा के साथ ये सब पहले बातें करते थे। मैंने तो 2014 में आर्टिकल लिखा था कि आईसिस को बनाने वाले, फंड करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले ही सीआईए, मोसाद, तुर्की, सऊदी, कतर ये सब फोर्सेस मौजूद है। आज ये सब प्रूव हो चुका है। तो मतलब जोलानी जो आईसिस के हेड है, अल-कायदा के हेड, वो आज अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके जो इंटेल चीफ है वो आईसिस के एक हेड हो चुके हैं। तो आज आईसिस और अल-कायदा और जबहत उल-नुसरा के हाथ में सीरिया चला गया। पहले तो वो लोगों को देखना चाहिए, दुनिया के लोगों को, खास करके मुसलमानों को, कि आपका दर्जा किस लेवल तक गिर चुका है कि आईसिस और अल-कायदा, क्योंकि मुझे याद है जब आईसिस ने 2014 पे मोसुल पे हमला किया था, उठाव हुआ था, तो कुछ मुसलमान ही थे, बोला नहीं, नहीं वो सही हो रहा है, उनको मिल जाना चाहिए वगैरह-वगैरह। 6 महीने में जब हार गए तो बोला नहीं, नहीं आईसिस तो सीआईए और इज़राइल का है। तो वही आईसिस जो सीआईए इज़राइल का आप 2014 में बोल रहे थे, अभी आप तालियाँ मार रहे हो कि उन्होंने सीरिया को टेक ओवर कर लिया है। मतलब सोच में क्या घटिया किस्म की सोच है, मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि फाइनली सीरिया का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जो ज़रूरत थी, वो जो सेक्युलर फोर्सेस है उनको तालमेल मिलाकर करना चाहिए था। उसमें कम पड़े, मैं मानता हूँ कि सीरियन पॉलिटिकल क्लास भी कम पड़ी। और आई थिंक जो असद ने पिछले 2 सालों में जो गलती की कि जब उसको अरब लीग में अरब समझ गए कि उसको हरा नहीं सकते, तो उन्होंने फिर 2021-22 से बातचीत शुरू की और 2023 में अरब लीग के मीटिंग में भी असद आ गए थे। मगर आई थिंक जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी के उसको जो ख्वाब दिखाए गए कि आप हम लोग अमेरिका से बात करके ये जो सैंक्शंस है ये सब कम करेंगे वगैरह-वगैरह, वो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में असद चले गए, तब वो ट्रबल में आ गए। वो बाद में हार गए। क्योंकि अगर आपको अमेरिका के सामना खड़ा है, तो आप कास्ट्रो से सीखो, जो क्यूबा पे आज तक सैंक्शन है, ईरान पे सैंक्शंस है, वेनेजुएला पे सैंक्शंस है, हिज़्बुल्लाह पे सैंक्शंस है। जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, वो टिक गया। जो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ में चला गया, उसको अंदर से फिर आके वो लोग खत्म कर डालते थे और यही हुआ है बेसिकली सीरिया में। और दूसरी बात है कि आई थिंक रशिया ने भी बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने इतना ही कहा सीरियन सरकार को कि हम आईसिस और अल-कायदा के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में शामिल है, मगर इज़राइल जो हमला करेगा वो हमारा मैटर नहीं है, वो तुम्हारा और उसका मैटर है। तो उसमें जो लगातार अटैक्स इज़राइल करती थी सीरिया में, उसके लिए उसके पास वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं थे, S-400, S-300 जो उनके पास होना चाहिए था, वो भी वो कम पड़े। तो हम देखते रहे कि नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका कुर्द लेके गए अमेरिका के छत्रछाया में। नॉर्थ वाला इलाका जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वो तुर्की के हाथ में है। नॉर्थ वेस्ट इदलिब, वो भी एक बहुत बड़ी गलती की। ये जो भी आतंकवादी हार रहे थे पूरे सीरिया में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, तो वो एक समझौता हुआ कि उन सबको इदलिब में भेजेंगे, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो स्टेट है। वो इदलिब बनते-बनते इदलिबिस्तान बन गया है। वो भी बहुत बड़ी गलती थी, जितने आतंकवादी थे उनको ढकेल देना चाहिए था तुर्की के बाहर, तुर्की के अंदर या जहाँ भी उनको भेजना चाहिए था। तो कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ हुई जिसका भुगतान आज सीरिया, पूरा सीरिया कर रहा है। क्योंकि जोलानी आजकल सूट पहनकर घूम रहा है, वो आईसिस का जो चीफ है, जो इंटेल चीफ है, वो भी सूट पहन रहा है। तो बराबर से ये पूरा वेस्टर्न मेकओवर हो रहा है कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड को कैसे ये बेचा जाए। रिडिकुलस सिचुएशन एक्चुअली, ओके। मगर वो ये डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, जोलानी बोल रहा है मैंने क्रिसमस का डिक्लेयर कर दिया हॉलिडे, भाई पहले से हॉलिडे था, कोई नई बात नहीं है, ओके। तो जो ये तकफीरी दिमाग है, वो नीचे तो दिख रहा है क्योंकि उन्होंने पहला टारगेट तो अलवी को चालू कर दिया। दी अलवाइट्स आर अंडर अटैक। लता के तारतूस या होम समाज, जहाँ एलोपो, जहाँ भी अलवी परिवार रह रहे हैं, अकेले दुखे यहाँ-वहाँ, उन पे हमले हुए हैं। एक अलवी बहुत बड़े जो उनके रिलीजियस क्लेरिक है, उनके घर पे भी हमला होकर उनको मारा है। 3 अलवी जजेस को भी मार डाला है। तो अभी अलवी और दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सड़कों पे आना तो शुरू हो चुका है, जहाँ एचटीएस अभी बंदूकें चलाकर उनको घर भेज रही है। ऑफ कोर्स वो वेस्टर्न मीडिया बता नहीं रहा है, मगर ट्विटर के हैंडल्स पे जो भी हमारे साथी इन्वॉल्व है सीरिया में, वैनेसा विदी, इवा बार्टलेट, रिचर्ड मेडर्स जो खुद सीरियन क्रिश्चियन है, केवॉक अरमासियान जो आर्मीनियन सीरियन क्रिश्चियन है, वो काफ़ी साइट से जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है
एक एलावाइट मुस्लिम डिफेंस लीग है जो ट्विटर हैंडल है, वहां भी जाना चाहिए कि वहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये अपनी औकात पे आ गए, ये जो तकफीरी माइंडसेट है वो अपनी औकात पे आ गए, और उसी किस्म के बातचीत भी वही हो रही कि उनका पहला टारगेट तो ईरान और हिजबुल्लाह और अलवी है, शिया है, वो उनका पहला टारगेट है। क्रिश्चियंस भी उनके टारगेट है, क्योंकि लार्जर इजराइल जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज को हटाना है, बाकी भी सबको हटाएंगे। मगर एक एक करके वो तो क्रिश्चियंस की आज की आबादी इराक से लेकर सीरिया में तो मतलब इराक में भी आई थिंक 2% तक आ गए, सीरिया में भी आधी आबादी निकल गई है ये वॉर के दौरान। तो टारगेट उनका, पहला टारगेट उनका क्रिश्चियंस है, जो जो जूइश टारगेट है ग्रेटर इजराइल के संदर्भ में। और दूसरा कि ये एक ऑटोमन एजेंडा भी है कि हमको अपना एक ऑटोमन एम्पायर जो थी तो ये सब इलाके हमारे थे, तो एर्दोगान तो उसी दिशा में काम कर रहा है। इसलिए वो जरूरत थी कि अरब और ईरान यूनाइट हो जाए, ये तुर्की के और इसराइल के जो हाल हाथ मिला लिया है। मगर कतर बराबर से इन्वॉल्व है तुर्की के साथ सीरिया की बर्बादी में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वॉल्व है इसराइल के साथ यमन की बर्बादी में। तो कहाँ से ये लोग टिक पाएंगे? मतलब ये जो कोलैबोरेटर सेक्शन है अरब गल्फ वालों का। मगर फाइनली आई थिंक जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है वही जो आज टिका भी है, क्योंकि हमास ने आज तक सरेंडर नहीं किया गाजा में। कल नॉर्दर्न गाजा में एक आखिरी जो अस्पताल बची थी उस पर भी अमेरिका इसराइल ने हमला करके खत्म कर दिया है। आई थिंक रफा वगैरह में जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल थी उस पर भी वो लोगों ने इसको लगभग एक आध अस्पताल कुछ बची है। तो इसराइल तो अपना कर रही है, मगर लोग आज भी खड़े हैं, मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मगर आज भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। हिजबुल्लाह आज भी टिका है, वो सीज फायर जरूर हुआ था, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ लोकल लेबनीज प्रेशर, जो बाकी के समाज है क्रिश्चियन और सुन्नी के भाई लेबनान कब तक फिलिस्तीन के लिए मरता रहेगा, वो दबाव में आकर हिजबुल्लाह ने किया था। मगर हिजबुल्लाह आज भी बहुत ही स्ट्रांग है। और जहां तक फिरोज साहब मैं ये समझना चाहता हूं कि आप बहुत से प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट से और आपका राब्ता है, बहुत से फिलिस्तीनी लीडर्स भी होंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे, उनके अंदर कितनी मायूसी या उम्मीद उनके अंदर है? क्या कुछ लगता है? थोड़ा सा फील लोगों को महसूस हो कि क्या कुछ महसूस किया जा रहा है, कहां खड़े हैं खुद फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट, फिलिस्तीनी वो लोग जो इजराइल से आजादी चाहते हैं? देखो, मायूस तो मैं तो नहीं मानता कि कोई भी है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 7 अक्टूबर के उठाव के बाद बहुत बड़ी ताकतों के खिलाफ एक छोटी ताकत उभर कर आई थी, चाहे वो सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक में हो या लेबनान में हो, ये और यमन की तो बात हम लोगों ने अभी तक की भी नहीं है। हाँ। मगर ये बहुत बड़ा उठाव था फाइनल आजादी के, जो आजादी जब मिलेगी उसके पहले एक बहुत बड़ा उठाव था ये, जिसके परिणाम बहुत व्यापक है, पूरे दुनिया भर में उसके समाज जा चुके हैं। तो इन दैट सेंस मायूस होने की जरूरत नहीं है। शहादत के बिना फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिलती, ना ये पूरे इलाके को आजादी मिलने वाली है। मगर उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। फायदे नंबर 1 ये है कि ये पूरा जूइश ज़ायनिस्ट एजेंडा पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है। जूडाइज्म एक धर्म करके एक्सपोज हुआ है। मैं वापस ये बोलना चाहता हूँ, यही किताब में जो बोलते हैं कि, क्योंकि पॉइंट ये है कि बोलते हैं कि जूइश ग्रुप्स आके प्रदर्शन, धरना, मोर्चा तो करे फिलिस्तीनों के लिए, ठीक है, मगर यही जो लिबरल जूस है, 25 से ज्यादा नाम नहीं पूरी दुनिया में, जो जुडाइज्म का जो क्रिटिक है नहीं करते। यही किताब है जो बच्चों को मारने के लिए इजाजत देती है। यही किताब है जो ग्रेट इजराइल की बात करती है। यही किताब है जो बोलती है कि जाके नरसंहार करो। तो ये कौन सी एथिकल किताब है? तो जुडाइज्म पे अभी चर्चा होने लगी है। हम जैसे लोग तो पहले भी करते थे, मगर पूरी दुनिया भर में जुडाइज्म एक धर्म करके होने लगी है। दूसरा एक डिस्कनेक्ट आ रहा है कि ये जो टर्म है जूडियो क्रिश्चियनिटी, ये टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जुडाइज्म में और क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो जबरदस्ती से जोड़ा गया था। ओके, मतलब 25 तारीख क्रिसमस की जो आती है, तो बहुत सारे जूस तो वो दिन को मनाते नहीं कि कोई भी खुशियां मत मनाओ, क्योंकि उसी दिन वो ईसा नबी को मतलब बोलते कि वो तो कोई मतलब दोजख में जल रहे हैं, ठीक है, तो वो दिन पे तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो ये जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का जो मैटर है वो अभी और भी मतलब उसका जो अंतर है और जुडाइज्म के जो खतरे हैं वो भी और आ रहे हैं। इसी दौरान नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। वो पोलैंड नहीं जा पाएंगे ऑशविट्ज के लिए, मतलब पोलैंड भी नहीं जा पा रहे।
ठीक है। अमेरिका और यूरोप में ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि वी आर कंट्रोल्ड बाय द जूइश लॉबी। वो बहुत बड़े पैमाने पे अभी चर्चा हो रही है सभी देशों में, ये पहले नहीं होता था। ठीक है। जायनिज्म एज एन आइडियोलॉजी इज कोलैप्सिंग। मैं बोल रहा था कि जब एक स्टेट कोलैप्स होता है तो उसके पहले उसकी आइडियोलॉजी कोलैप्स होती है। तो अभी लग रहा है कि बहुत पावरफुल हो गया कि वो लोग ने मतलब बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार भी कर लिया। जाके सीरिया में भी इलाके उन्होंने कैप्चर किए हैं, जिसको के बारे में ना तुर्की, कतर, यूएई, अरब लीग, एचटीएस, अल कायदा, आईसिस किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। वो भी अच्छी बात होगी कि इनके सब ताल्लुकात सामने दिख रहे हैं। तो ये जो सब लॉन्ग टर्म जो फायदे दिख रहे हैं वो कैलकुलेट करके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वापस अपने प्लानिंग में ऑफ कोर्स लगी होगी कि इसके अभी क्योंकि हिजबुल्ला का जो सप्लाई है वो तो जारी रहेगा, कोई ना कोई तरीके से जारी रहेगा। ईरान अभी भी सीरिया में इन्वॉल्व है, उसका पुराना रोल है, तो बहुत सारे उसके कॉन्टैक्ट्स है, तो वो सब चलता रहेगा। उसमें एक बहुत बड़ी बात आ गई यमन की कि यमन चुप नहीं बैठा। इसी दौरान यमन ने बड़े पैमाने पे हमले किए और यमन तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल जितने हैं उनको बोला मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आ जाओ, आपका हाल क्या होता है देखते हैं। तो वो तो डर डर के यमन पे हमले कर रहे, दूर दूर से ही कर रहे हैं। तो आज यमन के मिसाइल्स का लगातार टेल अवीव, हाइफा, वही हाल है इजराइल में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि यमन का क्या होना है। और ईरान तो हाथ लगाना दूर की बात है, ट्रम्प आएगा तब देखेंगे, मगर इजराइल जरूर डरता है ईरान से। इसलिए अभी वो ट्रम्प जब आएगा तब एक कोशिश होगी कि ईरान पे हमला किया जाए। तो मैं मानता हूँ कि अभी तो बहुत लंबा सफर है। सीरिया में एक सेटबैक जरूर हुआ है, मगर फाइनली अल कायदा और एचटीएस और एर्दोगान सीरिया को नहीं संभाल पाएंगे। सीरिया कोई छोटा मोटा देश है नहीं, 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तुर्की बुर्की से बहुत पुराने देश है ये। तो वहां से वापस अंदर से ही सुन्नी, शिया, कुर्द, क्रिश्चियन, अलवी, ये सब मिलकर वापस अपना देश को हाथ में लेने का काम करेंगे। इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मगर मैं देख रहा था कि एक हफ्ते के अंदर ही आतंकवादियों के खिलाफ ये लोग सड़क पे आ गए थे। तो वो अभी एक मूवमेंट वापस सीरिया में बन रही है। जी जी, आपने जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी के उसकी बात की, मुझे याद आ रहा था वो जब कभी इजराइल कमजोर पड़ता है, जब कभी उसके जुल्म एक्सपोज होते हैं, तो अमेरिका की तरफ से इंटरफेथ और अब्राहमिक अकॉर्ड उसकी बात होती है, यानी उसमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मुत्तहिद हो जाएं। ये एक नई किस्म की बात की जाती है। नई मैं इसलिए कह रहा हूं, अमन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जालिम को छुपाने के लिए अगर आप अमन की बात करते हैं तो वो गलत है। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो तो वो टेरिटोरियल रिस्पेक्ट भी हो, मजहब का भी रिस्पेक्ट हो। अच्छा, अब एक बात बता दो, जहां तक क्रिश्चियनिटी की बात है, जो यहाँ के क्रिश्चियंस है फिलिस्तीन के, जो ओरिजिनल क्रिश्चियंस है, ईसा नबी के वही ओरिजिनल है, ये यूरोप अमेरिका के तो बाद में आए, वो आज 2% तक आ चुके हैं। ओके, सीरिया की आधी आबादी भाग चुकी है, इराक के भी क्रिश्चियंस आज लगभग 2% तक आ चुके हैं। ये सब का जो क्रिश्चियंस का यहाँ का जो सफाया हुआ है वो वेस्टर्न क्रिश्चियंस के कारण हो रहा है। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी रही नहीं है, वो जायनिस्ट क्रिश्चियनिटी है, ये क्रिश्चियन जायनिस्ट। वो ईसा नबी को साइड कर दिया उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में से, और वहां सेंटर में इजराइल आ चुका है। वो खाली क्रिसमस मनाओ, ईसा नबी का चर्च में नाम लो, वरना ये सभी चर्चेस में इजराइल का इन्फिल्ट्रेशन भयंकर हो चुका है। वो उसकी अलग लड़ाई क्रिश्चियन फेथ में हो रही है। ये तकरीबन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी से ही क्रिश्चियनिटी का सफाया हो रहा है होली लैंड में, इनको शर्म आनी चाहिए लोग। ये तकरीबन उसी तरह से हो रहा है जैसे सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम के लोग जो है दूसरी मस्जिदों में जाकर के अपने इमाम और मस्जिदें बनवा रहे हैं, ताकि वो जायनिस्ट मुस्लिम्स जिन्हें कहना चाहिए उनका असर बढ़े। ये अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि इस जंग के शुरू होने से पहले कई बार हमने यरूशलेम की ऐसी वीडियो देखी है कि यंग यहूदी चर्च के सामने से गुजरते हैं, नन्स खड़ी हैं और उन पर थूकते हुए गुजर रहे हैं, और कोई क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन मुल्क या हुकूमत एक लफ्ज उन्होंने ऐतराज का नहीं किया इजराइल के साथ। अच्छा, अब ये बताइए कि इस नए किस्म के सिनेरियो में ईरान जिस तरह से अब तक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मदद करके बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि इजराइल के सर पर बैठ गया था जाकर के,
अब ये किस तरह से ये अपने आप को संभाल पाएंगे, कैसे क्या कुछ होगा? क्योंकि वो जो एक तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर एक घड़ी लगी हुई है जिसमें बाकायदा काउंटडाउन चल रहा है, वो 25 साल जो उन्होंने बताए थे 2015 में, ईरानी लोग अब भी उस घड़ी को देखते हुए गुजरते हैं और ये देखते हैं कि इजराइल के खत्म होने के, क्या वो ख्वाब पूरा हो पाएगा? आपको क्या लगता है? मैं तो मानता हूँ 2028 का भी मैंने भी बोला ही था हाँ कि 80 साल जब पूरे हो जाएंगे इजराइल के, तो हाँ इजराइल की मीडिया में भी वो चर्चा थी कि हमारा क्या होगा 2028 में। हाँ तो इजराइल ने तो अपने बर्बादी के रास्ते बना ही दिए हैं और उनको लग रहा है कि ये नरसंहार के बाद वो अपने आप को टिका पाएगा, तो मैं तो नहीं मानता वो टिकने वाले। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ चीजें प्रूव कर दी हाँ और अभी क्योंकि ये सीरिया वाला फैक्टर का एक दूसरा एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है, तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजें रिकैलिब्रेट करेगी। हाँ ओके, हाँ और उसी में मैं मानता हूँ कि जो अलायंस अभी क्रिश्चियन और जो शिया अलवाइट पॉपुलेशन है और जो कुर्द है उनको ज्यादा कोऑर्डिनेट सीरिया में करना पड़ेगा, और जो सेकुलर सुन्नी है, जो मेजोरिटी एक्चुअली सेकुलर सुन्नी, वो भी उठेगा, क्योंकि वो ये जो आइसिस और अलकायदा ब्रांड का वहाँ का सीरियन सुन्नी है नहीं। ओके, वो मुस्लिम ब्रदरहुड भी थोड़ा, मतलब वो ब्रांड भी थोड़ा अलग है, मगर आइसिस और अलकायदा का जो पूरा ब्रांड है तकफीरी ब्रांड, वो तो सीरिया का ओरिजिनल इस्लाम है ही नहीं। ये सब सऊदी और कतर और ये गल्फ से आए हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दो किस्म के अरब है, एक तो है गल्फ अरब और दूसरा है मेडिटेरियन कोस्ट लाइन वाले अरब। ये मैं तो मेडिटेरियन कोस्ट लाइन के अरब को पूरा अरब मानता भी नहीं, वो अलग अलग बहुत सारे दूसरे कल्चर्स के हैं। तो जो मेडिटेरियन रीजन के जो लोग हैं वो कुछ वो एक अलग किस्म का कल्चर है और वो उसका आंसर जरूर देंगे। तो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर 2-3 मंथ्स के क्या सिचुएशन डेवलप होता है, क्योंकि आई थिंक ट्रम्प आने के पहले क्या सीज फायर होता है गाजा में, वो भी एक देखना है। दूसरा जो खतरा है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी को अमेरिका ने बोला कि तुम्हें अपने रोजमर्रे के पैसे दिए, तो जो वेस्ट बैंक में जो रिजर्व है जेनिन वगैरह में, तुम उसको कंट्रोल करो, नहीं तो इजराइल के फिर वो अपना काम करेगा। तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी का भी एक बहुत बड़ा दबाव है, वो भी एक बहुत पैलेस्टाइन के लिए डबल ट्रिपल किस्म के प्रॉब्लम्स है, मगर वो डट कर चल रहे। अच्छा, आखिरी एक आखिरी सवाल, रूस का रोल क्या कुछ है? देखिए, जब बशार अल असद ने का बयान आ गया कि मुझे वहां से लताकिया से बाकायदा रूस के लोगों ने मशवरा दिया कि अब यहां से चला जाए, और ये महसूस हो रहा है अभी तक किसी रूस के बेस पर कोई हमला नहीं हुआ है सीरिया के अंदर। रूस क्या दोनों तरफ पैर रख करके चल रहा है क्या? नहीं, सही बात है। इसमें रूस का, क्योंकि इजराइल के साथ अपना एक दूसरा कैलकुलेशन है, मगर रूस को समझना चाहिए कि इजराइल ने रूस को भी बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया है सीरिया में और यूक्रेन में भी, क्योंकि सबसे बड़ा जो एजेंडा है यूक्रेन में वो जूइश लॉबी का ही है एक्चुअली। जेलेंस्की से लेकर सब पोरोशेंको सब वही थे, विक्टर एंड यूलैंड। तो रशिया को भी, क्योंकि वहां भी जूइश लॉबी का बड़ा प्रभाव है पुतिन के सरकार पे, तो पुतिन को भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। मगर उसके साथ जो पुतिन रशिया और ईरान का जो नजदीक आना हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ईरान के कुछ मतलब लोग भी मुझे बोलते हैं ये कैसे हुआ, हमको पता नहीं। तो वो जो भी एक्सेस है रशिया, ईरान, चाइना, क्योंकि ये जो उइगुर सीरिया में गए हैं, उनको लग रहा है कि भाई अभी हमारा टाइम आ चुका है, हम लोग अभी जिंगजांग रीजन में भी जाके चाइना को बर्बाद कर डालेंगे। तो चाइना को भी अभी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, सिर्फ इकोनॉमिक से काम नहीं चलेगा। चाइनीज ऑल्सो हैव टू प्ले अ लार्जर रोल, मिलिट्री रोल इफ दे हैव टू नाउ। तो चाइना, ईरान और रशिया, बहुत सारी गलतियां हुई है पिछले 2-3 सालों में, ये सबसे वो सब करेक्ट करके एक बड़ा रोल, प्रोएक्टिव रोल उनको प्ले करना पड़ेगा। रशिया को भी एक बहुत क्लियर रोल लेना पड़ेगा अभी ये पूरे जूइश ज़ायनिस्ट लॉबी, क्योंकि यूक्रेन में तो क्रिश्चियन ही बर्बाद हुए। बिल्कुल बिल्कुल। चर्च बैन हो चुका है और पता नहीं क्या क्या ये लोग निकाल डाला है, आधी से ज्यादा जमीनें खेती बिक चुकी है ये जूइश कंपनीज के हाथों। ये सब ब्लैक रॉक वगैरह उन्हीं की कंपनियां हैं। तो आई थिंक रशिया नीड्स टू कैलिब्रेट, ईरान को भी ज्यादा मतलब
there were times when Iran should have played a bigger role in terms of attacking Israel. उन्होंने वो टाइम पे किया नहीं था. Iran is doing it a different way. उनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होगी. मगर एट द सेम टाइम इसमें सबसे बड़ी किरण की आशा यमन के लोग हैं. हूती अंसारुल्लाह है, जिन्होंने लगातार सब कुछ भुगतते हुए भी उन्होंने उम्मीद सबकी बना के रखी है. आई थिंक सीरिया में वापस एक मूवमेंट खड़ी होगी. मैं मानता हूँ कि क्योंकि सीरिया के लोग बहुत ही पेट्रियोटिक और प्रो पैलेस्टाइन है, एंटी इजराइल है, एंटी यूएस है, तो वो फोर्सेस है अंदर. मैं मिला हूँ उनको. मैं 5 बार सीरिया गया हूँ उस दौरान, जंग के दौरान. तो सीरिया में से वो मूवमेंट्स खड़ी होगी. और हिजबुल्लाह इज स्ट्रांग, द रेजिस्टेंस इन गाजा इज स्ट्रांग, ईरान इज वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड यमन इज देयर. इराक में भी जो हसन शाबी जो है, तो आई थिंक रेजिस्टेंस विल कम टुगेदर. वो साथ में ही है और दे विल ग्रो स्ट्रॉन्गर. और अगले 2-3 महीने में आई थिंक वी विल फाइंड सम विक्टरीज कमिंग बैक टू अस. अगले 2-3 महीने में उम्मीद है कि काफी कुछ कामयाबियां मिल सकती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब. आपने उम्मीद की किरण बताई यमन, और आपने ये भी बताया कि ईरान, रूस और चीन को फिर से रिकैलिब्रेट करना होगा और फिलिस्तीन के इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत है. इजराइल का जो जुल्म है उसको खत्म करने के लिए जो फोर्सेस हैं उनके साथ उन्हें मजबूती से खड़ा होना होगा. बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद, शुक्रिया. जय भारत, जय हिंद. मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं. और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें.